नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, अब तक जो पढ़ा गया था उसको देखते हैं। तो देखिए कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में सबसे पहले क्या था? संस्कृत था, फिर क्या था? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आहट, आहट के बाद फिर क्या हुआ? हिंदी हो गया। तो संस्कृत का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत था, और 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी सन तक क्या था? पाली था। पहली ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक प्राकृत, और 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक क्या था? अपभ्रंश था, और 1000 ईस्वी सन से फिर उसके बाद हिंदी हो गया। 1000 ईस्वी से अब तक क्या हो गया? हिंदी हो गया। और इसी बीच में 900 ईस्वी सन से 1100 ईस्वी सन तक क्या था? आहट का समय था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश था, ब्राचड़ अपभ्रंश था, महाराष्ट्री अपभ्रंश था, मागधी अपभ्रंश था, अर्धमागधी अपभ्रंश था और खस अपभ्रंश था। फिर हम लोगों ने देखा था कि इन्हीं अपभ्रंशों से उपभाषाओं का जो विकास हुआ है उसमें सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का और गुजराती का विकास हुआ है। पैसाची से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। ब्राचड़ से सिंधी का और महाराष्ट्री से मराठी का। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का। पूर्वी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का। खस से पहाड़ी का। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि नगेंद्र के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। फिर उसके बाद देखा गया था कि कैसे इन्हीं 5 उपभाषाओं से हिंदी की 17 या 18 बोलियां विकसित हुई हैं। तो जिसमें पश्चिमी हिंदी से हरियाणी बोली, ब्रज बोली और कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से हरियाणी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं। फिर देखा गया था कि पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। और ट्रिक भी देखा गया था कि हरि ब्रज के बुंद खड़े, तो हरियाणी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। और पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां विकसित हुई हैं, जिसमें मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है। तो पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। इसके लिए 4 शब्द याद कराए थे कि पमार, पूजा, उमे, दमा। फिर उसके बाद देखिए बिहारी हिंदी से 3 बोलियां विकसित हुई हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, जिसमें मैम भोजपुरी, ये ट्रिक था। फिर उसके बाद देखिए पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियां विकसित हुई हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और पश्चिमी पहाड़ी को ही कुमाऊनी कहते हैं और मध्यवर्ती पहाड़ी को गढ़वाली कहते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद ये सब तो 17 बोलियां हो गई। और दक्षिणी हिंदी का भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो दक्षिणी हिंदी को गिनेंगे तो 18 बोलियां हो जाएंगी। फिर उसके बाद हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो जिसके लिए देखा गया था कि वैदिक संस्कृत में सिंधु नदी का नाम था, फिर सिंधु से सिंध हुआ लौकिक संस्कृत में। फिर उसके बाद जब ईरानी आए तो वो साकोहा कहने के कारण सिंध को हिंद कहने लगे। फिर इसमें ईक प्रत्यय जुड़कर हिंदी शब्द बना, और फिर जब का विलुप्त हो गया तो हिंदी शब्द बचा। तो तब यह देश का ही बोध कराता था, अर्थात सिंधु नदी के आसपास का जो प्रदेश था वह हिंदी के नाम से देश का बोध होता था। फिर बाद में यही हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द हुआ। तो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था
कि भाषा शब्द की भी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो संस्कृत की भाषु धातु में अप्रत्यय के योग से भाषा शब्द निर्मित हुआ है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, वाणी के संदर्भ में मिलता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा के 3 अंग होते हैं, तो जिसमें सबसे सरल भाषा यदि पूछी जाए, सबसे सरल भाषा क्या है, तो मौखिक भाषा हो जाएगी, सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा हो जाएगी। तो प्रमुख रूप से तो भाषा के 2 ही भेद होते हैं, जिसमें मौखिक और लिखित भाषा होगी, लेकिन कुल भाषा के 3 भेद होते हैं, जिसमें मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि आपसे पूछा जाए मूल भाषा किसे कहते हैं, तो संस्कृत है। जगत जननी भाषा संस्कृत है। देववाणी या देव भाषा क्या है, संस्कृत है। आर्यों की भाषा क्या है, संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं, तो संस्कृत को कहते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि आधुनिक आर्य भाषा किसे कहते हैं, तब आपका हिंदी हो जाएगा। और देखा गया था कि भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा क्या है, तब हो जाएगा पाली, है ना। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तब संस्कृत होगा, क्योंकि तब यही क्रम आपको देखना है कि सबसे पहले संस्कृत है। लेकिन यदि पूछे कि भारत की प्रथम देश भाषा या प्रथम जन भाषा, तो क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। और बताया भी गया था कि संस्कृत जो थी वो विद्वानों की भाषा थी, पंडितों की भाषा थी, लेकिन आम जनता में जो व्याप्त थी वो क्या थी, वो पाली थी। इसलिए भारत की प्रथम देश भाषा पाली हो जाएगा। यदि पूछा जाए बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली। बौद्ध धर्म की भाषा पाली। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है, तो पाली ही प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है। यदि पूछे कि द्वितीय प्राकृत किसे कहते हैं, तो प्राकृत को कहते हैं। तृतीय प्राकृत किसे कहते हैं, अपभ्रंश को कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को क्या कहते हैं, तो मागधी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पाली भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी, मगध देश में हुई थी, जिसके लिए सिंघल और श्रीलंका के लोग पाली को क्या कहते हैं, मागधी कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि आचार्य हेमचंद्र संस्कृत से प्राकृत को निकली हुई मानते हैं, है ना। यहाँ तो आप क्रम देख रहे हैं ना, कि क्रम यहाँ देख रहे हैं ना कि संस्कृत से पाली है, फिर प्राकृत है। लेकिन आचार्य हेमचंद्र ये प्राकृत के व्याकरणाचार्य हैं, आचार्य हेमचंद्र, तो इन्होंने प्राकृत को संस्कृत से ही निकली हुई माना है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए कि यदि आपसे पूछा जाए द्वितीय प्राकृत के नाम से जानी जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। और भाषा विज्ञान में प्राकृत के 5 प्रमुख भेद थे, है ना। और पहले भी बताया गया था आपको कि जो अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश का विकास प्राकृत से हुआ है। तो अपभ्रंश के जो 7 रूप आप देखे थे कि सौरसेनी था, पैशाची था, तो प्राकृत के 5 प्रमुख भेद थे, है ना। फिर अपभ्रंश में 2 और भेद विकसित हो गए, तो 7 हो गए। तो यही जो अपभ्रंश में है नाम, जैसे सौरसेनी, वही क्या था, प्राकृत में भी था। तो देखिए कि प्राकृत के जो 5 प्रमुख भेद हैं, जिसमें सौरसेनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, पैशाची है। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची, यही प्राकृत में थे। और उसके बाद फिर क्या हो गए, यही फिर अपभ्रंश में हुए। लेकिन अपभ्रंश में 2 और विकसित हो गए थे। उसके बाद देखिए कि पढ़ा गया था कि जैन धर्म के ग्रंथ, तो ये तो हो गया यहाँ तक। हाँ, पूछा जाएगा आपसे कि जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और मध्य देश की प्रमुख भाषा क्या थी, हाँ ये पूछा जाएगा कि मध्य देश की प्रमुख भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। मध्य देश की प्रमुख भाषा प्राकृत है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्राकृत का प्रथम व्याकरण प्राकृत प्रकाश है, जिसे वरुरुचि ने लिखा है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए
कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं, तो संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। लेकिन यदि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पूछा जाए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हिंदुई शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो देखिए अबू सईद ने किया है 11वीं शताब्दी में। और ये फारसी के इतिहासकार हैं, भूगोलवेत्ता हैं अबू सईद। इन्होंने 11वीं शताब्दी में हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद फारसी के कवि औफी ने 13वीं शताब्दी में 1228 ईस्वी सन में हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद फिर अमीर खुसरो ने भी हिंदुई शब्द का प्रयोग किया है। और उसके बाद देखिए हिंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो गारसा दत्तासी ने किया है। ये प्रथम इतिहासकार थे, इन्होंने हिंदुई शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्ह किसे कहते हैं, ध्वनि चिन्ह किसे कहते हैं, तो वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं। और स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो अक्षर कहलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 है। यही 11 स्वर और 33 व्यंजन 44 हो जाएंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। यदि पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो 43 हो जाएगा, क्योंकि री को इन्होंने अशुद्ध स्वर मान लिया है, इसलिए 43 है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि सभी स्वर या सभी स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो अक्षर कहलाते हैं। यह सब भी पढ़ा गया था, बस एक बार आप सरसरी नज़र से देख लीजिए। उसके बाद यदि पूछा जाए कि सभी स्वर या स्वर विहीन व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो वर्ण कहलाते हैं। और देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, तो ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। यदि पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछा जाए, न मौखिक रहे न लिखित रहे, सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, तो आपका वर्ण हो जाएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगा, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ शब्द के ही निकलते हैं। यदि पूछा जाए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जो भाव होता है वो शब्द के नहीं भाव प्रकट होते हैं, वो पूरे वाक्य के ही भाव प्रकट होते हैं। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य हो जाएगा। यदि पूछा जाए व्याकरणिक मान्यता प्राप्त भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो पद हो जाएगा। पद शब्द को ही कहते हैं। जब शब्द अलग रहते हैं तब शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। तो व्याकरणिक मान्यता प्राप्त भाषा की सबसे छोटी इकाई पद होती है। और इसी के साथ में और याद रखेंगे कि भाषा के कितने अंग हैं, तो भाषा के यही 4 अंग होते हैं। ये यहाँ तक भाषा के 4 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। और ध्यान रखेंगे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत ये संयोगात्मक भाषाएं हैं, क्योंकि इसमें विभक्तियाँ जुड़ी रहती हैं।
और अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी क्या है, वियोगात्मक भाषा है ना। तो हिंदी पूछा जाए कि संयोगात्मक भाषा है कि वियोगात्मक, तो ये वियोगात्मक भाषा है और अपभ्रंश से ही ये वियोगात्मक हो गया, अपभ्रंश और हिंदी वियोगात्मक है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। धन्यवाद।